You all to another video and these are exclusive MCQs। बहुत ही ज़्यादा क्वालिटेटिव MCQs आपको मिलेंगे जो कि ना प्रीवियस ईयर के हैं और ना ही कहीं कॉपीड किए गए। ये खुद से डिज़ाइन किए गए बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। कमेंट ऑन द स्टेटमेंट्स अपॉन टाइफून्स और हरिकेन। तो देखिए ये बिल्कुल जो लेटेस्ट पैटर्न है जिसमें स्टेटमेंट देते हैं और फिर उलझाते हैं, उन पे सवाल है। तो इट इज़ एन इंटेंस सर्कुलर स्टॉर्म दैट ओरिजिनेट्स ओवर वार्म ट्रॉपिकल ओशंस, और साथ साथ वहाँ पे क्या लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी होता है। उसके बाद है यही सेम, और इसको इन्होंने क्या किया है, इसमें इन्होंने सिर्फ हाई और यहाँ पर कोल्ड कर दिया है। जबकि थर्ड है कि फ़िलीपींस, जापान और चाइना में इस स्टॉर्म को हम टाइफून्स कहते हैं। नीचे हैं या तो पहला सही है या तीसरा, फर्स्ट और थर्ड एंड नन ऑफ दीज। तो देखिए ये दोनों एक दूसरे के कंटेम्प्रेरी हो गए हैं, ये एक दूसरे के अपोजिट हो गए हैं। इसमें आपको पता होना चाहिए कि वार्म ट्रॉपिकल ओशियंस और लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है टाइफून्स या हरिकेन में, और फिलीपींस, जापान एंड चाइना में इसे टाइफून ही कहते हैं। तो करेक्ट इसका ऑप्शन होगा बोथ 1 एंड 3। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं टाइफून्स के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। टाइफून्स नदर्न हेमिस्फेयर में होते हैं और 1/3 जितने भी साल भर में धरती पे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आते हैं उनमें से 1/3 क्या हैं, टाइफून्स हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। लेकिन उससे पहले आप हमारे टेलीग्राम चैनल्स को डिस्क्रिप्शन से ज्वाइन करिए, इंस्टाग्राम पे हमें आप फॉलो करिए। PhD हो या न्यू क्विज़ेज़ हों, सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है। दूसरा क्वेश्चन है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस का। डिफरेंट टॉपिक्स हैं क्योंकि एग्ज़ाम्स आ रहे हैं। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के बारे में, इट इज़ एन एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्टॉर्म दैट ब्रिंग्स सडन विंटर रेन एंड स्नो टू नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। फिर है द WD यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस मूव्स अक्रॉस नॉर्थ इंडिया फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। और थर्ड है कि क्या ये खरीफ क्रॉप के डेवलपमेंट में इम्पॉर्टेंट है या नहीं। तो देखिए वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के बारे में नॉर्मल एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये ठंड में बारिश लाती है नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में। ये तो मुझे लगता है आप सबको पता होना चाहिए कि फर्स्ट सही है। दूसरा, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस वेस्ट टू ईस्ट ही जाता है, ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, आपको ध्यान में रखना चाहिए। बस थर्ड स्टेटमेंट में एक दिक्कत है कि यहाँ खरीफ क्रॉप गड़बड़ है, इसकी जगह रबी क्रॉप होनी चाहिए। यानी सिर्फ फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट सही है, यानी कि ऑप्शन बी सही है। अब आप कहेंगे क्यों खरीफ क्रॉप की जगह रबी होना चाहिए, तो एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए रबी क्रॉप जो है वो मिड नवंबर में लगाई जाती हैं, सो की जाती हैं। तो जब ठंड आती है तो इस समय कौन सी क्रॉप रहती होगी, जाहिर सी बात है रबी क्रॉप रहती होगी। इसीलिए उन्हीं को डेवलपमेंट मिलेगा, यानी उस बारिश से कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें मिल पाएंगी। और द क्रॉप्स आर ग्रोन आइदर विथ रेन वाटर। देखिए लिखा है कि रबी क्रॉप को रेन वाटर के साथ ही लगाया भी जाता है। रबी क्रॉप में आता है वीट, बार्ले, मस्टर्ड एंड पीस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि न्यू टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पर है। क्या विजिबल स्पेक्ट्रम 400 से 700 नैनोमीटर वेवलेंथ के बीच है। The gamma rays are not completely absorbed by the upper atmosphere and it is also suitable for remote sensing. Red color क्या distinguishing plant species में यूज़ होता है and infrared region is sensitive to water content in plant। तो देखिए इन सब बातों पे अगर आप नज़र डालें तो पहला जो स्टेटमेंट है ये बहुत ही इजी है। 10th हो, 12th हो, बैचलर्स हो, आपने साइंस पढ़ी होगी, आपको ये पता होना चाहिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर थर्ड पे भी मैं बात करूँ तो देखिए जब 400 से 700 हमारा हो जाता है विजिबल स्पेक्ट्रम, तो ध्यान देने वाली बात यह है कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट वर्ड है विबग्योर। विबग्योर, तो इसमें जो आर है वो रेड के लिए है एंड आर कम्स एट द लास्ट, यानी जो हमारा 700 यानी कि लास्ट रेंज है 700, उसके कहीं करीब पड़ता होगा आर रेड। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि थर्ड स्टेटमेंट भी कुछ सही है और फोर्थ भी सही है। खाली सेकंड में गड़बड़ है। सेकंड में क्या गड़बड़ है, सेकंड में गड़बड़ ये है कि गामा रेज आर कम्प्लीटली एब्जॉर्ब्ड बाय अपर एटमॉस्फेयर। यहाँ नॉट
नहीं होगा। एंड दे आर ऑल्सो नॉट सूटेबल फॉर रिमोट सेंसिंग बिकॉज दे आर एब्जॉर्ब, क्योंकि वो एब्जॉर्ब हो जाती हैं, इसीलिए रिमोट सेंसिंग में उनका इस्तेमाल नहीं हो सकता। तो आपके लिए करेक्ट आंसर है फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। आई रिपीट, दे आर कम्प्लीटली एब्जॉर्ब एंड आर नॉट सूटेबल फॉर रिमोट सेंसिंग। ये आप देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि गामा एंड एक्सरे का क्या यूज़ है। दे आर कम्प्लीटली एब्जॉर्ब। अल्ट्रावायलेट ओजोन लेयर स्टडीज़ के लिए हैं। विजिबल का क्या काम है, इंफ्रारेड का, माइक्रोवेव का है सी सरफेस हाइट डिटरमाइन करने के लिए, एंड रेडियो टेरेन मैपिंग एंड हरिकेन ट्रैकिंग के लिए इम्पॉर्टेंट है। OTEC के बारे में बात करेंगे, ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन। क्या ये डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी बनाता है। एंड द वार्म सरफेस लेयर विच एक्सटेंड्स टू द डेप्थ ऑफ अबाउट 100 to 200 मीटर is separated by a deep cold water. And the last statement is the capital cost of OTEC systems per kilowatt is very high. इन तीनों में नज़र डालना ज़रूरी है। डिफरेंट टॉपिक्स आएंगे तो आपका दिमाग चलेगा कि क्या पढ़ा है क्या नहीं। ठीक है, पहला बिल्कुल सही है, बिजली बनाने के काम आता है। दूसरा भी सही है, 100 to 200 मीटर नीचे ही जाके वहाँ पे काम होता है। और थर्ड जो है कैपिटल कॉस्ट ऑफ OTEC जो है वो बहुत हाई है, इसी वजह से OTEC को इतना ज़्यादा ग्लोबली इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। वैसे भी इनको वहीं इस्तेमाल कर पाएंगे जहाँ पर ऐसा टेम्परेचर वेरिएशन होगा, मेडिटेरेनियन हो या साउथ ईस्ट एशिया हो, यहीं पर कर सकते हैं। तो देखिए इस हिसाब से 1 2 3 तीनों ही सही हैं। ये इसकी एक लिमिटेशन है, ध्यान रखिएगा। ये OTEC कैसे काम करता है, एक छोटा सा ग्लिम्स है। और इलेक्ट्रिसिटी इससे बनती है, डिसैलिनेटेड वाटर को भी ये साफ़ करते हैं, ध्यान रखने वाली बात है। इस पे हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं। एयर क्वालिटी पे अगला क्वेश्चन है, पेंट्स एंड सॉल्वेंट्स गिव ऑफ वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या जो फॉल्टी वेंट और चिमनी है उससे निकलता है। एस्बेस्टॉस इज़ अ क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी मेडिकल कंडीशन अफेक्टिंग द टिश्यूज़ ऑफ लंग्स। क्या एस्बेस्टॉस लंग्स पे हमला करता है। और ये आप देखेंगे बिल्कुल न्यू एंड लेटेस्ट फैक्ट है कि पेरिटोनियल जो है ये एक रेयर कैंसर है जो कि आर्सेनिक से होता है। तो देखिए इन सब में सब कुछ सही है, आपने शायद सुना भी हो आर्सेनिक से क्या होता है। ये आर्सेनिक से बिल्कुल नहीं होता, ये एस्बेस्टॉस से ही होता है। तो ये जो रेयर कैंसर है ये लॉन्ग एक्सपोजर ऑफ एस्बेस्टॉस से होता है। यानी ऊपर के 1 2 और 3 तीनों सही हैं, बस नीचे जो 4th है यहाँ पे क्या होना चाहिए, एस्बेस्टॉस होना चाहिए। ध्यान रखिएगा इस बात को। आप यहाँ पर देख सकते हैं mesothelioma.com से हमने लिया है कि यहाँ पे जो पेरिटोनियल है ये एक मैलिग्नेंट कैंसर है जो कि एस्बेस्टॉस के द्वारा होता है। आप इसे देख सकते हैं। इसमें क्या होता है, जो इनर लाइनिंग होती है एब्डोमेन की, वहाँ पर ये कैंसर पनपने लगता है।